भारत में एक तरफ क्रिकेट का रोमांच तो दूसरी तरफ राजनीति का चटकारा। एक तरफ जहां अफगानिस्तान ने क्रिकेट में इंग्लैंड और पाकिस्तान को दे दिया है जोर का झटका, तो दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में क्षेत्रीय छत्रप वसुंधरा राजे के झटके से भाजपा का चाणक्य भी बैकफुट पर जाने के लिए हो गया है मजबूर। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आपका स्वागत है खबरों के खिलाड़ी दल के चुनावी दंगल में। चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पैतरे की, जो कहीं न कहीं हमें इंदिरा की याद दिला दे रहा है। हम खोलेंगे उन परतों को जो कभी कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दिया था। हम बात करेंगे लोकतंत्र की पहली तानाशाह नेता इंदिरा की, जिसने भारत के लोकतंत्र को इमरजेंसी जैसा काला इतिहास दिया था। और हम बात करेंगे भारत के वर्तमान केंद्रीय शासक की, जो आज कहीं न कहीं हमें इंदिरा की याद दिला दे रहा है, कहीं न कहीं इंदिरा की राह पर चल रहा है। अगर हम इंदिरा युग में जाएंगे तो देखेंगे शासन चलाने के लिए इंदिरा को राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी चुनौती कभी नहीं मिली। और अगर हम वर्तमान राजनीतिक हालात को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भी किसी भी राजनीतिक दल से दूर दूर तक कोई चुनौती मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कभी इस देश में नारा लगा था नून रोटी खाएंगे और इंदिरा को जिताएंगे। आज इस देश में नारा लग रहा है कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। फिर क्या वजह थी कि कभी बहुत मजबूत रही कांग्रेस की जड़ें खोखली हो गई, और हम क्यों कह रहे हैं कि भाजपा भी कांग्रेस के राह पर चल रही है। आज हम उन परतों को खोलेंगे। चूँकि भारत की राजनीति में कांग्रेस की जड़ें बहुत ही पहले, आज़ादी के पहले से ही जम चुकी थी। आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो न केवल क्षेत्रीय छत्रपों को सम्मान देते थे, बल्कि उनका केंद्र में उचित स्थान भी देते थे। लेकिन इंदिरा के आने के बाद कांग्रेस में एक नई परिपाटी शुरू हो गई। चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी चैलेंज न होने के कारण इंदिरा गांधी अपने ही पार्टी के क्षेत्रीय छत्रपों से अदावत लेना शुरू कर दिया, उनको खोखला करना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि कांग्रेस में बार बार बगावत होते रहे, और उन बगावत को झेलते इंदिरा जब तक रही कांग्रेस तो मजबूत रही। लेकिन इंदिरा के जाने के बाद कांग्रेस खोखला होते गई, कांग्रेस उसी राह पर। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में बात करें तो अटल और आडवाणी की बनाई हुई भाजपा जब कमंडल की राजनीति लेकर भारतीय राजनीति में आती है तो नए नवेले नेता, कांग्रेस से निकले नेता, कांग्रेस से बगावत कर निकले नेता बीपी सिंह का जब मंडल का सुर आता है तो बीपी सिंह मंडल के बल पर रातों रात मतलब कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मंडल की राजनीति लेकिन कमंडल की राजनीति लेकर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कछुआ की चाल चलता हुआ भारतीय राजनीति में अपना पैर जमा लेता है। सालों साल लग जाते हैं जब कमंडल की राजनीति का पूरी तरह से उदय 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो जाता है। इसके पहले भी 96 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उस समय वो कहीं न कहीं बैसाखी वाली सरकार थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मतलब संपूर्ण बहुमत का जब सरकार बनता है तो उसके बाद उनको पूरे देश में 2019 को अगर आप देखें तो 2019 में एक और दौर था कि देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का राज था। वहाँ से खेल जब कोई राज्य स्तरीय चुनौती नहीं थी तो जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा था, जैसे कांग्रेस में इंदिरा ने तानाशाही किया था, जिस ढंग से डिक्टेटरशिप उनका था राजनीति में, वही आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का, उनके दाएं बाएं जो भी हाथ समझ ले, भारत के राजनीति के तथाकथित चाणक्य अमित शाह का हो गया। इन्होंने क्या किया है भारतीय राजनीति में, जब इनको राजस्थान में कोई तगड़ा विपक्ष नहीं मिलता है, इनको हिमाचल में कोई तगड़ा विपक्ष नहीं मिलता है, इनको कर्नाटक में कोई तगड़ा विपक्ष नहीं मिलता है, मध्य प्रदेश में कोई तगड़ा विपक्ष नहीं मिलता है, तो अपने ही नेता को अपना विपक्षी बना लेते हैं। भारत की राजनीति में जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी को संपूर्ण बहुमत मिलता है
और 2019 में देखा जाए तो 70% भूभाग पर जब उनका शासन हो जाता है, उसके बाद वो एक नया पैंतरा चलते हैं, नए दाव चलते हैं और कहीं न कहीं सत्ता को अपने पाले में बरकरार रखने की एक नीति को लेकर चलते हैं, जिससे होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी क्षेत्रीय छत्र पनप कर नहीं रह पाया। हम अगर एमपी की बात कर लें, जहां एमपी में शिवराज सिंह लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वहां शिवराज को भी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया गया। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के रमन सिंह को जैसे किसी गोदाम में बंद कर दिया गया है, और जब 2023 के विधानसभा में उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन लीडरशिप उनकी दिख नहीं रही। लीडरशिप छत्तीसगढ़ में किसकी दिख रही है? लीडरशिप दिख रही है नरेंद्र मोदी की, लीडरशिप दिख रही है अमित शाह की। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक बड़े नेता रहे भैरव सिंह शेखावत, जो कभी भी अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाए। राजस्थान में सरकारें रही राजस्थान में, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। उस मिथक को तोड़ा वहाँ वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे जैसे क्षेत्रीय कद्दावर नेता को भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साइडलाइन कर दिया। उनका जिनको मन होता है उनको अभय दान देते हैं, उनको नेता बना देते हैं। अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो मनोहर लाल खट्टर एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार में वापसी नहीं करते हैं, लेकिन उनको अभय दान दे दिया जाता है, उनको नेता बना दिया जाता है। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में धामी चुनाव हार जाने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता चुनाव हारने के बाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय छत्र अपने बल पर राजनीति का समीकरण बदल सकते हैं, ऐसे सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे ढकेलने का काम किया है। कभी यही काम अपने दल में कांग्रेस की इंदिरा गांधी किया करती थी। तत्कालिक रूप से तो उनको मतलब कि एक तानाशाह के रूप में बहुत पहचान मिली, एक मतलब ताकतवर नेता के रूप में पूरे विश्व अचल पर इंदिरा छाई रही। वही ताकतवर नेता की छवि आज नरेंद्र मोदी की बन चुकी है। लेकिन एक लंबे समय के लिए जो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होता है कि क्रमशः चलता रहे, तो लंबे समय के लिए कांग्रेस खोखली हो गई। आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी राह पर है। अगर हम वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर लें, क्रिकेट भी चल रहा है, क्रिकेट को भी उसमें जोड़ लें। जब अफगानिस्तान जैसी नई नवेली टीम इंग्लैंड जैसे विश्व चैंपियन को हराती है, पाकिस्तान जैसे धाकड़ टीम को हराती है, तो वहाँ श्रेय किसको दिया जाता है? उसको अगर हम राजनीति से जोड़ें, राजनीति में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्रीय छत्रपों के पावर को घटाकर उनको पर्दे के पीछे कर मैदान में उतरी है। अगर ये चुनाव हारती है तो ये वसुंधरा की हार नहीं होगी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार में नहीं है, रमन सिंह की हार नहीं होगी। विपक्ष में बैठे थे, विपक्ष में बैठकर चाउर वाले बाबा भी बेकार हो गए हैं। कहीं उनको मतलब कि किसी भी आंदोलन, किसी भी जनता के मूवमेंट में जाने का मौका ही नहीं मिला। या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको गोदाम में बंद कर दिया। हर जगह अमित शाह मोदी को दिखाएंगे। अगर ये चुनाव हारती है तो ये कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। फिर इसके बाद क्या बगावत नहीं होगा? कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, बड़े बड़े बगावत झेले हैं। शरद पवार को ले लें, हम बीपी सिंह को ले लें प्रधानमंत्री में, ये सब तो निकले हैं कांग्रेस से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से क्षेत्रीय छत्रपों को बैठाकर राजनीति को, अपने राजनीति को चला रही है, क्या लंबे समय के लिए मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत है? जिस ढंग से आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिनकी आनुवंशिक संगठन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को, जिस ढंग से आरएसएस से ऊपर नरेंद्र मोदी अपने आप को जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके राय सलाह मशवरे को दरकिनार कर फैसले लिए जा रहे हैं, ये लंबे समय भारतीय राजनीति के लिए लंबे समय के लिए हमें इंदिरा की ओर, युग की ओर दिखा रहा है। जिस ढंग ने इंदिरा अपने
कार्यकाल में तो शासन क्या इंदिरा हार कर हटी नहीं है, इंदिरा मार कर हटी हैं। उनको गोली मारा गया है तब वो हटी हैं सत्ता से। तो इंदिरा तो हट गई, राजीव संभाले, लेकिन उसके बाद तक राज्य क्यों? क्योंकि हर राज्य में उनके क्षेत्रीय नेतृत्व को झटका दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? पूरे भारत में भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए। भारत के इतिहास में राष्ट्रीय राजनीति में जब तक कांग्रेस थी तब तक कांग्रेस थी। अब जब राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो बस भारतीय जनता पार्टी है। कई राष्ट्रीय दल, लेकिन उनका कुछ राज्यों में है, लेकिन क्षेत्रीय दल, ये क्षेत्रीय दल हैं कौन? कहीं न कहीं वही क्षेत्रीय छत्रप हैं जिनको राष्ट्रीय दलों ने अनदेखी किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2023 के लोकसभा चुनाव में सबक सीख चुकी है। जिस ढंग से राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अपनी हनक को दिखाया, अपनी अकड़ को दिखाया, और जिस ढंग से राजस्थान में वसुंधरा राजे की अकड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य अमित शाह झुके हैं, तो अब उम्मीद जगती है कि भारतीय जनता पार्टी वापस अपने पटरी पर आ रही है, अपने मूल पर आ रही है। जो कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली पार्टी थी, इस पार्टी का नाम था पार्टी विद डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। लेकिन परिवार का मुखिया अपने लास्ट आते आते पुत्र मोह में फंस जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुखिया के साथ हो रहा है। गुजरात लॉबी कहीं न कहीं गुजरात को ही सत्ता देने के लिए, चूँकि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक युग पुरुष की उपाधि पा चुके हैं। ये चुनाव हारे जीते, राजनीति से संन्यास ले, नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। विश्व में भारत का डंका बचाए हैं, भारत को विकास के पथ पर अग्रसर किए हैं। अब बगैर हारे 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री, 10 साल तक भारत का नेतृत्व करना, तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जो नरेंद्र मोदी को युग पुरुष तो बना चुका है। लेकिन अब युग पुरुष उस दौर में आ चुका है जहां उसको अपने सत्ता का हस्तांतरण करना है। और जहाँ तक दिख रहा है, जहाँ तक समझ में आ रहा है, जिस ढंग से भारत की राजनीति में उत्तर भारतीयों का वर्चस्व रहा है, चाहे चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री उठा लीजिए, चौधरी चरण सिंह उठा लीजिए, बीपी सिंह उठा लीजिए, राजीव गांधी उठा लीजिए, इंदिरा गांधी उठा लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री उठा लीजिए, आप जो भी उठाएंगे, इक्का दुक्का अपवाद के छोड़ पूरा उत्तर भारतीयों का जो दबदबा कायम था, उस दबदबे को जिस ढंग से नरेंद्र मोदी तानाशाह बनकर हटाना चाहते हैं, जिस ढंग से सत्ता का हस्तांतरण किसी गुजराती को करने के लिए एक लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, हम खुलकर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी जैसे नेता का नाम गायब हो गया है। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दबाने का प्रयास किया गया। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले उनके भी पर को कतरने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि अब उनको एक राजनीतिक चुनौती मिल रही है। ये चुनौती किसी एक दल से नहीं मिल रही है, ये कई दलों का जो संगठन बना है, तब इनको कहीं न कहीं से डर लगा है। और जिस ढंग से राजस्थान में राज्य के मौन अदावत ने उनको आंखें खोलने पर मजबूर किया, अब उनको लग रहा है कि क्षेत्रीय छत्रपों को भाव देना होगा। आज छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नड्डा जा रहे हैं। दिख रहा है कि लोकल नेतृत्व नहीं है, इसलिए चुनाव संचालन सही से नहीं हो रहा है। जिस ढंग से मामा शिवराज को दबाया गया है एमपी में, आज एमपी में भी उनको मतलब वो चेहरा एमपी में नहीं दिख रहा है कि जिस चेहरे को वो कह रहे हैं कि हमारा चेहरा कमल का फूल है, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है। तो विधानसभा चुनाव हारते हैं तो कमल का फूल हारेगा, नरेंद्र मोदी हारेंगे। तो ये डर हो गया है जैसे क्रिकेट में। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं क्लियर, इसको क्रिकेट से जोड़कर हम कह रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से आपने अपने सबसे प्रमुख बल्ले चेहरे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मुख्य चेहरा बना दिया है। लोकल मैच होते हैं जब क्रिकेट में, छोटे टीमों से मैच होते हैं तो बड़े बल्लेबाज
आराम किया जा करते हैं कि उनको चोट न लग जाए। अभी फाइनल बाकी है, अगर हम फाइनल में पहुंच चुके हैं तो अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट देंगे और नए नवेले युवाओं को हम मौका देंगे कि कोई युवा बढ़िया खेल जाए। तो इसी ढंग से ये विधानसभा चुनाव था, इसमें चूंकि आपकी 4 राज्यों में सरकार नहीं थी, सिर्फ एक राज्य में आपका सरकार था, आपको हारने का ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी राजस्थान हारे हुए थे 2018 में, आप छत्तीसगढ़ हारे हुए थे 2018 में, हारने को तो आप एमपी भी हारे थे 2018 में, लेकिन यहाँ मतलब कि एक लूट की सत्ता चला रहे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा खोने का डर नहीं होना चाहिए था और क्षेत्रीय छत्रपों को मौका देना चाहिए था। लेकिन देर से ही सही वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोली है। देखना है, दिलचस्प होगा कि 2023 का सेमीफाइनल कौन जीतता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के फाइनल पर। क्या भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी और शाह के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की तर्ज पर कांग्रेस जैसे पराभव का कारण बनेगी, या इंदिरा की गलतियों से सबक सीखते हुए और आरएसएस के मूल को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंट की छवि बरकरार रखती है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए खबरों का खिलाड़ी। नमस्कार।